हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज अपन बात करेंगे एफिशिएंसी और लॉसेस के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या होती है एफिशिएंसी और क्या होते हैं लॉसेस, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और अगर आज आपने इन दोनों टॉपिक को सही तरीके से समझ लिया तो फ्यूचर में आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं मशीन के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले एफिशिएंसी कि क्या होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का नाम हमने बहुत जगह सुना है। किसी भी मोटर पे देख लो, उसके ऊपर जो प्लेट लगी होती है रेटिंग की, उस पर एफिशिएंसी से होती है 60%, 70%। तो ये होती क्या है? एफिशिएंसी का जो मीनिंग है वो एक्चुअली ये होता है कि एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग विद मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट। मतलब अपन एफर्ट लगाए कम से कम और अपना जो आउटपुट हो वो मैक्सिमम हो। यानी मिनिमम एफर्ट में अपन मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सके तो उसे बोलते हैं अपन एफिशिएंसी। अगर दूसरे वर्ड में अपन मशीन्स के लिए बात करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन हो या मैकेनिकल मशीन हो या कोई और इक्विपमेंट हो, आउटपुट के रेस्पेक्ट में इनपुट के रेशियो को क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। जैसे अपन एनर्जी एफिशिएंसी की बात करते हैं, वो क्या होती है? एनर्जी आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी इनपुट। कि किसी भी मशीन में अपन कितनी एनर्जी इनपुट में देते हैं और आउटपुट में कितनी एनर्जी निकलती है। तो श्योर, जाहिर सी बात है कि इनपुट देंगे उससे कम ही आउटपुट निकलेगा, या उसके इक्वल निकल सकता है, बट वो तो आइडल कंडीशन हो तभी होगा। तो मतलब अगर अपन 100% इनपुट दे रहे हैं और अगर अपने को 95% आउटपुट मिल रहा है, तो इसका मतलब अपनी एफिशिएंसी क्या है? 95% है। और 5% कहाँ गया? वो लॉसेस में जाएगा। ठीक है। अब एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से। नीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू आउट अपॉन डब्ल्यू इनपुट मल्टीप्लाई 100%। परसेंट में लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डब्ल्यू क्या है? वो वर्क है। वर्क की भी यूनिट जूल होती है और एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है। तो इनको वर्क के टर्म में भी ले सकते हैं, एनर्जी की टर्म में भी ले सकते हैं और पावर की टर्म में भी ले सकते हैं। तो ये होती है बेसिकली एफिशिएंसी की डेफिनेशंस किसी भी मशीन के लिए। ठीक है। अब अपन जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन में एफिशिएंसी का क्या रोल है और इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो वही बात होगी, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या होता है कि एक एंड पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़रूर होती है। चाहे आप कोई सी मशीन उठा के देख लो, ट्रांसफार्मर देखोगे तो उसके दोनों एंड पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। जनरेटर देखोगे तो उसके एक एंड पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरे एंड पे मैकेनिकल एनर्जी होगी। और सिमिलरली मोटर में भी एक एंड पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दूसरे एंड पे मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें अपन को एफिशिएंसी निकालनी है तो अपन किस टर्म में निकालेंगे? अपन निकालेंगे पावर के टर्म में। नीटा इज इक्वल टू पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100%। पावर की टर्म में इसलिए लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी अपन काउंट कर रहे हैं। और एक एंड पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको भी अपन को पावर की टर्म में लेना होगा। कैसे पावर की टर्म में हम उसको लेंगे ये अपन आगे भी समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मोटर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। मशीन्स में मोटर होता है, अल्टरनेटर होता है और अपना ट्रांसफार्मर होता है। अब हम अपन जानेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले अपन एक डायग्राम देखते हैं जो आपके सामने है। ठीक है। तो मोटर में क्या होता है? मोटर में अपन इनपुट देते हैं इलेक्ट्रिकल में और अपना जो आउटपुट आता है वो मैकेनिकल में आता है। इनपुट को आप बोल सकते हो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट वी इंटू आई, और आउटपुट को आप टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा उससे रिप्रेजेंट करते हो। तो इनपुट दिया, आउटपुट अपने को मिला, बट बीच में क्या होता है? लॉसेस होते हैं मशीन्स में। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन है तो उसमें वाइंडिंग की हुई होगी, वो हीट भी होगी और उसमें आई स्क्वायर आर लॉस भी होगा। और मशीन में क्या कोर भी बनाते हैं तो कोर पर भी लॉसेस होते हैं। मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं, जैसे विंडेज लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया। तो ये सब लॉस काउंट होते हैं, ये निकल जाते हैं। फिर जो बचता है वो अपना आउटपुट बचता है। तो अपन कह सकते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू होता है आउटपुट प्लस लॉसेस। तो अब अपन मैकेनिकल टर्म को इलेक्ट्रिकल पावर की टर्म में कैसे लिखेंगे? कि अगर मैं इसे कहूँ कि आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस, तो कोई गलत नहीं होगा। कि जो आउटपुट है वो इनपुट में से अगर लॉसेस को निकाल ले, अपन माइनस कर ले, तो अपना आउटपुट बचेगा। इस तरीके से अपन मैकेनिकल टर्म को किस में लेंगे? इलेक्ट्रिकल टर्म में लेंगे। ठीक है। अब अपन बात करेंगे लॉसेस ऑफ इंडक्शन मोटर। यहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। उसमें मेनली दो टाइप के लॉसेस होते हैं। एक होते हैं कांस्टेंट और फिक्स लॉस, दूसरा होता है वेरिएबल लॉस। ठीक है। ये क्या होते हैं ये अपन अभी जानते हैं। पहला है कांस्टेंट और फिक्स लॉस। इनका मतलब क्या होता है? फिक्स लॉस मतलब ये लॉसेस फिक्स रहने वाले। आप मोटर हो
उसको रन करा दो एक बार। लोड भले ही आप अप्लाई करो या ना करो, नो लोड पे चलाओ, फिर भी उसमें लॉसेस होते रहेंगे। तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट और फिक्स लॉस। क्यों होंगे वो लॉस? क्योंकि उसके रीज़न है, ये जो लॉस है वो 3 टाइप के होते हैं मेनली। एक आयरन और कोर लॉस, दूसरा मैकेनिकल लॉसेस और तीसरा ब्रश फ्रिक्शन लॉसेस। तो आयरन और कोर लॉस क्या होता है? आयरन और कोर लॉस होता है कोर के कारण, कि कोई भी मोटर बनाते हो तो आप उसमें मटेरियल यूज में लेते हो, उस मटेरियल किस टाइप का है उसके कारण आयरन लॉसेस होंगे। जैसे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है या फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहता है। और उसमें क्या होता है, 2 टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है ईडी करंट लॉसेस और दूसरा होता है हाइस्टेसिस लॉसेस। ईडी करंट लॉसेस का मतलब है कि कोई आपकी कोर है, उसके 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, तो उसके बीच में क्या होगी, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा और वो कोर क्या होगी, हीटेड होगी। तो उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। इसके लिए अपन कहते हैं कि अपनी मशीन से वो मैक्सिमम लेमिनेटेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हाइड्रेसिस लॉसेस क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ही ज़्यादा हाइड्रेसिस लॉसेस होता है। ठीक है, इसकी एडी करंट लॉसेस की और हाइड्रेसिस लॉसेस की अपन एक बार दूसरा वीडियो बना के कंप्लीट बात करेंगे, क्योंकि अभी अपन कंप्लीट समझेंगे इनको तो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैकेनिकल लॉसेस क्या होते हैं? मैकेनिकल लॉसेस है कि शाफ्ट पे फ्रिक्शन से लॉस हो गया या फिर विंडेज लॉस हो गया, ये सब टाइप के लॉसेस को अपन मैकेनिकल बोलते हैं। और ब्रूस फ्रिक्शन लॉस भी इसमें काउंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया कांस्टेंट और फिक्स लॉस, जो नो लोड पे भी मशीन्स में होते रहेंगे, आप एक बार रन करा दोगे तो इस लोड पे डिपेंडेंट नहीं होते। ठीक है, अब अपन बात करेंगे वेरिएबल लॉस की। वेरिएबल लॉस इसके नाम से पता चलता है कि ये क्या करेंगे, वेरी करेंगे। किसके साथ वेरी करेंगे? लोड के साथ। जैसे लोड बढ़ेगा तो वेरिएबल लॉस भी बढ़ेंगे। तो वेरिएबल लॉस को अपन एक दूसरा टर्म बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस, और एक इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि कॉपर की वाइंडिंग अपन करते हैं तो उसमें लॉसेस होते हैं। तो ये लॉस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? डायरेक्टली लोड के प्रोपोर्शनल। क्योंकि आपको पता है कि आपकी इंडक्शन मोटर 3 फेज, उसमें वाइंडिंग की होती है। स्टेटर पे 3 वाइंडिंग होती है, तीनों को डेल्टा में कनेक्टेड करते हैं, और रोटर पे 3 वाइंडिंग होती है। तो मोटर में कितनी टोटल 6 वाइंडिंग हो गई। उन 6 वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं पर्टिकुलर, तो आपको पता है कि उसमें 6 में करंट फ्लो होती है आई। और वो करंट लोड बढ़ने के साथ क्या होगी, अगर लोड बढ़ेगा तो आपकी करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। करंट इंक्रीज करेगी तो आपको क्या है पता है कि आई स्क्वायर आर लॉस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो सारी वाइंडिंग्स का अगर आई स्क्वायर आर लॉस अपन कैलकुलेट कर दे, जो भी वायरिंग है मोटर के अंदर उसकी आई स्क्वायर आर लॉस को कैलकुलेट करें, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल लोड। और वेरिएबल लॉस डिपेंड करेगा लोड पे। जैसे जैसे अपन लोड को इंक्रीज करते जाएंगे आई स्क्वायर आर लॉस बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, कम लोड पे रखेंगे तो कम रहेंगे। तो अपन फॉर्मूला देखते हैं इसका, कि आपको पता है कि स्टेटर वाइंडिंग के अपन लॉसेस को अगर I1 माने करंट उसमें फ्लो, तो वहाँ पे लॉसेस क्या हो गए, आई स्क्वायर R1। और अगर कॉपर वाइंडिंग में अपन I2 माने तो I2 का स्क्वायर R2 कॉपर वाइंडिंग में लॉस हो गए। ये दोनों ऐड हो जाएंगे वेरिएबल लॉसेस में। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एफिशिएंसी कैलकुलेशन इक्वेशन के बारे में, कि कैसे अपन एफिशिएंसी किसी भी मोटर की कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि एफिशिएंसी इज गिवन बाय, मोटर के लिए कैसे दी जाएगी, कि आउटपुट होता है मैकेनिकल में, इसलिए पीएम बोल दिया, और इनपुट को क्या बोल दिया, वीटी इंटू आई। वीटी टर्मिनल वोल्टेज और करंट फ्लो है आई। ठीक है, तो दोनों को अपन पावर की टर्म में लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू परसेंटेज। ठीक है, तो आप इनपुट पावर आपको पता है कि वीटी इंटू आई हो गया। अब आपको मैकेनिकल पावर निकालना, तो वो कैसे निकालोगे? आपको पता है कि इनपुट में अगर लॉसेस को माइनस कर ले तो अपनी मैकेनिकल पावर आ जाएगी। तो लॉसेस कौन कौन से हो रही है, तो वीटी इंटू आई माइनस I1 का स्क्वायर R1, ये है स्टेटर वाइंडिंग में लॉस, प्लस I2 का स्क्वायर R2, ये क्या हो गया, रोटर वाइंडिंग का लॉस हो गया, प्लस PE प्लस PH मतलब एडी करंट लॉस और हाइस्टेरिसिस लॉस। तो ये हो गया अपना आयरन और कोर लॉस। ठीक है, इन सब को माइनस कर दिया तो अपनी मैकेनिकल पावर आ गई, मल्टीप्लाई बाई आप 100 से कर दो। तो इसको बोलते हैं एफिशिएंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इस फॉर्मूला से अगर अपने पास वैल्यूज हो करंट की और वोल्टेज की, तो अपन आसानी से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी 3 फेज इंडक्शन मोटर की। 3 फेज इंडक्शन मोटर ही नहीं, आप ट्रांसफार्मर ले लो, अल्टरनेटर ले लो, डीसी जनरेटर ले लो, कोई भी मशीन्स हो उसमें आप आसानी से एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको माइंड लगाने की ज़रूरत है कि इसमें आउटपुट किस टर्म में लेना है, इनपुट कौन सी टर्म में लेना है, और कैसे अपने पैरामीटर्स को रखना है और कैसे इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सिंपल है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल मशीन। तो
इलेक्ट्रिकल मशीन्स की एफिशिएंसी क्या क्या होती है, उनकी रेंज कहाँ तक होती है, वो अपन अभी देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी रेंज है वो 96% टू 97% होती है। इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम मतलब अच्छी होती है। इसका रीज़न एक ही है कि इसमें एयर गैप नहीं होता, जिसके कारण फ्लक्स का लॉस मिनिमम होता है, तो इसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। ठीक है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल मोटर एफिशिएंसी। इलेक्ट्रिकल मोटर दो टाइप की होती है, डीसी मोटर, एसी मोटर। डीसी मोटर भी कई टाइप की होती है। एसी मोटर में आप सिंक्रोनस मोटर ले लो, इंडक्शन मोटर ले लो, ये सब होती है। तो इनकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। जो पुरानी जो मोटर्स होती थी उनकी एफिशिएंसी अराउंड 60% होती थी, और अभी जो मोटर है उनकी एफिशिएंसी 80 से लेकर 90% तक होती है। और कुछ ऐसी भी है जिनकी 90% से भी ऊपर जाती है। तो इसकी रेंज है वो 65% टू 90% अपन मान सकते हैं। ठीक है। और तीसरा है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। इलेक्ट्रिकल जनरेटर की जो एफिशिएंसी रेंज है वो 20% टू 90% होती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न है कि इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन कई मेथड से किया जाता है, जैसे सोलर से, जियोथर्मल पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, और कई पावर प्लांट होते हैं, टाइडल पावर प्लांट, ऐसे सब। तो इन सब से एनर्जी जनरेट करते हैं, तो इनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है, जिसके कारण क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी भी सबकी अलग अलग होती है। सबसे कम एफिशिएंसी होती है वो 20% के राउंड होती है, वो होती है सोलर पावर प्लांट की। सोलर की एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। तो सोलर में क्या होती है, एक मोनोक्रिस्टलिन एक पोलोक्रिस्टलिन स्ट्रक्चर काम में ली जाती है। जो पॉलीक्रिस्टलिन स्ट्रक्चर है उसकी एफिशिएंसी अराउंड 60% होती है, और मोनोक्रिस्टलिन स्ट्रक्चर काम में लग जाती है, उसकी एफिशिएंसी अराउंड 18% होती है। मतलब 20% से भी कम होती है सोलर की। और बाकी जियोथर्मल भी एक ऐसा प्लांट है जिसकी एफिशिएंसी अराउंड 20% होती है। और जो मिडिल एफिशिएंसी रेंज में आते हैं वो आते हैं गैस पावर प्लांट और अपना थर्मल पावर प्लांट, जिनकी 40 टू 45% के अराउंड होती है। ठीक है। और मैक्सिमम एफिशिएंसी रेंज में जो पावर प्लांट आते हैं वो आते हैं कौन से? हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो होती है 90% तक। ठीक है। तो ये है अपनी एफिशिएंसी क्राइटेरिया फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।